स्पेस अंतहीन, रहस्यमयी और अनंत सीमाओं की खामोशियों से भरा हुआ। लेकिन इस अनंत विस्तार में हमारे ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा डरावनी और अजीब हैं। और आज हम सफर करने वाले हैं यूनिवर्स की एक ऐसी ही सबसे खौफनाक और रहस्यमयी अनोमली में, द बूट्स वॉइड में। एक ऐसा रहस्यमयी खाली इलाका जहां कुछ भी नहीं है सिवाय एक डरावने अंतहीन अंधकार के। इस जगह ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। और जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे उतना ही ये और भी डरावना होता चला जाता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या इस वॉइड में कुछ है या फिर यहाँ कुछ भी नहीं है? सन 1981 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। बूट्स कॉन्स्टेलेशन के बीच में एक बहुत बड़ा वॉइड पाया गया जो इतना बड़ा और खाली है कि ये लगभग हर लॉजिक को डिफाई करता चला गया। और ज्यादा स्टडीज करने पर इसका आकार 330 मिलियन लाइट ईयर्स निकलकर सामने आया। इनसेन, इतना बड़ा आकार और इसमें गैलेक्सीज सिर्फ गिनती की। इसे बूट्स वॉइड कहा गया और ये हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी और डरावनी मिस्ट्रीज में से एक बन गया। इसकी खोज तब हुई जब 1981 के शुरुआती दशक में वैज्ञानिक गैलेक्सीज की मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे थे और देख रहे थे कि आखिर हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है। तभी उनके डेटा में एक ऐसा रीजन दिखाई दिया जो बिल्कुल डार्क था, जहां गैलेक्सीज न के बराबर थीं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का फैलाव 1 लाख लाइट ईयर है, लेकिन जिस डार्क वॉइड को वैज्ञानिकों ने देखा था वो 330 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ था। बूट्स वॉइड तुरंत ही सुपर वॉइड कहे जाने वाले सबसे बड़े कॉस्मिक वॉइड्स में से एक बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि इस खालीपन का साइज इतना बड़ा था कि इस एरिया में आराम से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गैलेक्सीज समा सकती थी। और ऐसा होना ही चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ 60 गैलेक्सीज ही पाई गईं। 60 गैलेक्सीज एक विशाल खाली जगह में फैली हुई। इसने वैज्ञानिकों के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक कि यूनिवर्स के सबसे डेंस हिस्सों में भी इतना बड़ा खाली स्पेस मिलना रेयर है। तो ऐसा क्यों है कि इस यूनिवर्स के इतने बड़े हिस्से में लगभग कुछ भी नहीं है? तो स्पेस में वॉइड्स असल में होते क्या हैं? सामान्य तौर पर हम स्पेस में देखें तो वॉइड्स पूरी तरह से खाली नहीं होते। ये रीजन्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इस यूनिवर्स में ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो चीजों को खींचती है। समय के साथ गैलेक्सीज हाई ग्रेविटी एरियाज की तरफ खिंचती चली जाती हैं और वहां जाकर एक डेंस क्लस्टर बना लेती हैं। लेकिन उन डेंस क्लस्टर्स के बीच में कुछ ऐसे पॉकेट्स बन जाते हैं जहां मैटर कम रह जाता है, या फिर जो मैटर रह जाता है वो उस मैसिव क्लस्टर की तरफ ही खिंचता चला जाता है और पीछे सिर्फ खाली जगह रह जाती है। बूट्स वॉइड भी ऐसा ही एक वॉइड है जो इस ग्रेविटेशनल डांस की वजह से बना है। लेकिन बूट्स वॉइड सिर्फ एक लो डेंसिटी जोन नहीं है, ये एक कॉस्मिक पजल है। ब्रह्मांड में पाई गई ये अनोमली इतनी बड़ी है कि ये गैलेक्सी फॉर्मेशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी चैलेंज करती है। जैसे जैसे हम इसे और एक्सप्लेन करते हैं ये और भी अजीब बिहेव करती है। एस्ट्रोनॉमर्स अब तक इस बात पर शक करने लगे हैं कि डार्क एनर्जी, जो एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है, कहीं वो इस वॉइड में तो काम नहीं कर रही। डार्क एनर्जी को ग्रेविटी के विपरीत बताया जाता है, एक ऐसी फोर्स जो मैटर को खींचने की बजाय दूर फेंकती है। शायद इसी वजह से इस रीजन में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भागती दिखाई देती हैं। इस वजह से ये रीजन लगभग खाली हो चुका है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बूट्स वॉइड सिर्फ एक खाली जगह नहीं हो सकती, ये एक बढ़ता हुआ खालीपन है जो धीरे धीरे यूनिवर्स के फैब्रिक को खा रहा है। बूट्स वॉइड का इतना अजीब होना सिर्फ उसके आकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सवाल उठाता है कि यूनिवर्स में हमारी समझ से परे क्या कुछ हो सकता है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। क्या ये कोई दूसरे डायमेंशन तक जाने का रास्ता हो सकता है, या फिर एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड?
जहां गैलेक्सीज अपना दम तोड़ देती हैं, और या फिर ये इन सब से कहीं ज्यादा डरावना है, एक ऐसी जगह जहां यूनिवर्स भी पहुंचने में सफल नहीं हो पाया। कई बार वैज्ञानिक ये स्पेकुलेट करते हैं कि बूट्स वॉइड इतना बड़ा है कि ये जरूर 2 या 3 बड़े वॉइड्स के मर्ज होने से बना होगा। ये प्रोसेस पिछले बिलियंस ऑफ ईयर से चल रही होगी, जिसने गैलेक्सीज को किनारे कर एक ऐसे खाली वॉइड का निर्माण कर दिया जहां सिर्फ खालीपन ही फंसा रह गया। शायद हो सकता है कि इन वॉइड्स के मर्ज होने से एक ऐसा रीजन क्रिएट हुआ हो जहां भौतिकी यानी कि फिजिक्स के नियम एकदम अलग हों। क्या पता वहां स्पेस और टाइम कुछ इस तरह से इंटरैक्ट करते हों जिसे हम अभी तक इमेजिन भी नहीं कर पाए हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये इलाके हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती समय से हैं, जहां कुछ ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो इस रीजन में गैलेक्सीज को हमारे आज के ब्रह्मांड के मुकाबले एकदम अलग तरह से शेप कर रही हैं। सोचिए, अगर आप इस वॉइड के अंदर से गुजर रहे हो, स्पेस का एक ऐसा इलाका जहां आपको गाइड करने के लिए ना तो कोई तारा है, ना कोई ग्रह जहां आप रुक सको, आराम कर सको, जिसे आप अपना घर कह सको, सिर्फ अंधकार और खामोशी का एक अंतहीन समुद्र। इसके अलावा भी इस वॉइड के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको बेचैन कर सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बूट्स वॉइड दूसरे ब्रह्मांड में जाने का जरिया हो सकता है। क्या ये वॉइड्स वो जगह हो सकती है जहां हमारे यूनिवर्स के किनारे किसी दूसरी रियलिटी से टकराते हैं? हालांकि ये सिर्फ एक स्पेकुलेटिव थियरी है, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत डरावने हो सकते हैं। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी में बूट्स वॉइड की मिस्ट्री को लेकर बहुत सी थियरीज और एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं, और यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। बूट्स वॉइड की स्टडी से वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी और इसके यूनिवर्स पर पड़ने वाले असर के बारे में ज्यादा समझ मिल रही है। ऐसे वॉइड्स ये बताते हैं कि गैलेक्सीज कितनी तेजी से इस यूनिवर्स में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बूट्स वॉइड खास तौर पर इस मिस्टीरियस यूनिवर्स को समझने में मदद कर रहा है, जो स्पेस के एक्सपेंशन को डोमिनेट कर रही है। एक ऐसी फोर्स जो शायद एक दिन यूनिवर्स के फ्यूचर को एक्सप्लेन कर सके। शायद हमें इस बात का जवाब मिल सकता है कि भविष्य में यूनिवर्स का क्या होगा। क्या ये इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि हमारे रात का आसमान स्याह अंधकार की अनंतता में खो जाएगा? क्या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और बूट्स वॉइड जैसी दानवीय खाली जगहों के अलावा कुछ और नहीं बचेगा? बूट्स वॉइड हमें याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स के बारे में हम कितना कम जानते हैं। हर एक सवाल का जवाब मिलने पर सैकड़ों नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ये वाकई डराने वाला है कि यूनिवर्स के एक वास्ट एक्सपेंस में ऐसे रहस्यमय इलाके मौजूद हैं जो इतने खाली हैं, इतने अजीब हैं कि शायद हम इन्हें पूरी तरह से कभी समझ ही न पाएं। पर यही तो इस ब्रह्मांड को और ज्यादा आकर्षक बनाता है। बूट्स वॉइड का सबसे डरावना पहलू तो ये है कि ये गैलेक्सीज के बनने की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। क्या ये वॉइड हमारे यूनिवर्स की किसी बहुत बड़ी गलती का नतीजा तो नहीं है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा डरावना है? तो आप क्या सोचते हैं, क्या बूट्स वॉइड एक सिंपल कॉस्मिक एनोमली है या इससे भी कुछ ज्यादा है? क्या ये एक दूसरे यूनिवर्स का गेटवे हो सकता है जहां रियलिटी के सारे नियम टूट जाते हैं? 19 अक्टूबर सन 2017 एस्ट्रोनॉमर पेन-स्टार्स टेलीस्कोप से अंतरिक्ष का निरीक्षण कर रहे थे कि अचानक उन्हें आसमान में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है जो बड़ी तेजी से अपनी जगह बदल रही थी। ये देखकर वो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि या तो ये कोई एस्टेरॉयड हो सकता है या फिर कोई कॉमेट, क्योंकि ये जो भी था वो आकार में काफी छोटा था। पहले तो वैज्ञानिक इसे एक एस्टेरॉयड समझ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें इस चीज के बारे में एक ऐसी जानकारी मिली जिसके बाद उसे एक कॉमेट कहा जाने लगा। लेकिन जब वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट के डेटा को स्टडी कर रहे थे तो चीजें धीरे धीरे हाथ से निकलने लगी। उन्हें पता चला कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो एस्टेरॉयड या कॉमेट कुछ भी हो सकती है। हालांकि ये हमारे द्वारा देखी गई और स्टडी की गई पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को इतना करीब से इंटरसेप्ट किया है। लेकिन इस कंक्लूजन ने वैज्ञानिकों की चिंता और बढ़ा दी थी,
क्योंकि ये चीज जो भी थी वो एक तो पहले ही सूरज को क्रॉस कर चुकी थी और हम उसे सही समय पर नहीं देख पाए थे, और जब हमने उसे जाते हुए देखा तो उसकी स्पीड 87 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। क्लियरली वो हमारे सोलर सिस्टम से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हवाइन आइलैंड पर इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को खोजा गया तो इसे नाम भी हवाइन ही दिया गया, अमुआमुआ, यानी कि एक मैसेंजर जो पहली बार आया है। तो क्या है अमुआमुआ का असली सच जो आपको चौंका देगा? क्या वाकई ये कोई एलियन स्पेसशिप है या इसे किसी एलियन सभ्यता ने भेजा है? कहां से आई है ये ऑब्जेक्ट, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सन 2017 में जैसे ही अमुआमुआ हमें दिखाई दिया, वैज्ञानिक इस पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को लेकर अनेकों कयास लगाने लगे। पहला अनुमान सबका वही था जो सबके जहन में आता है कि ये कोई एस्टेरॉयड हो सकता है। ये एक सिगार के शेप में था और इसे एस्टेरॉयड मानने का एक कारण भी था क्योंकि इसकी कोई टेल नहीं थी जो अक्सर कॉमेट्स के केस में देखने को मिलती है। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी और स्टडी की गई तो वैज्ञानिकों को इस एक बात ने पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। इसका ऑर्बिट हाइपरबोलिक था, जिसका मतलब ये था कि हम इसे पहली और आखिरी बार देख रहे थे। ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर जा रहा था और इसका सबसे बड़ा कारण था इसकी स्पीड। ये 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और ये स्पीड सोलर सिस्टम के किसी भी एवरेज एस्टेरॉयड या कॉमेट से करीब 3 गुना ज्यादा थी। और यहीं पर आकर वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग थियरीज देना शुरू कर दी, क्योंकि जो स्पीड इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की थी उसे एस्टेरॉयड मानकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। जरूर कुछ न कुछ तो रहस्यमयी चल रहा था इस ऑब्जेक्ट पर जो हम समझ नहीं पा रहे थे। आखिर इतनी ज्यादा स्पीड ये कैसे अचीव कर सकता है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में होते हुए हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के बावजूद भी इतनी ज्यादा स्पीड अचीव कर लेना ये किसी के भी हलक के नीचे नहीं उतर रहा था। एक दिन ये हमारे सौरमंडल को अलविदा कह देगा। दरअसल हैरानी की बात यहाँ पर इसकी स्पीड ही नहीं थी, बल्कि एक्सेलरेटेड स्पीड, यानी कि इसकी गति लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे ये हमसे दूर जा रहा था वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। और इस वजह से इस नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ी ही अजीब थियरी निकल कर सामने आती है, और वो होती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को लेकर। जी हाँ, कुछ वैज्ञानिकों का ये दावा था कि 200 मीटर की ये सिगार शेप की ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी से चलने वाला एलियन स्पेसशिप जिसे समझना हमारे बस की बात नहीं है। और यहीं से अमुआमुआ को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स और एलियन स्पेसशिप से जोड़कर देखा जाने लगा, और ये रहस्यमय चीज देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई। वहीं कुछ वैज्ञानिक थे जो अभी भी इसे विज्ञान के फंडामेंटल्स के आधार पर समझना चाहते थे। कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जिन्होंने कई आइडियाज सामने रखे इस रहस्यमय चीज को लेकर, लेकिन या तो वो काल्पनिक थे या फिर हमारी विज्ञान की समझ से कोसों दूर थे। एलियंस वाली थ्योरी को हजम कर पाना काफी मुश्किल था कि अगर कोई सभ्यता हम तक पहुंचना भी चाहती है तो उनकी कोई प्रतिक्रिया हमें क्यों नहीं मिली, वो यहाँ से चुपचाप क्यों जा रहे हैं। और वाकई ये बात सच है कि अमुआमुआ में एलियंस जैसा कुछ भी नहीं है। इतना कुछ होने के बाद वैज्ञानिक इसकी गति के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए थे, और वो इसके एस्टेरॉयड होने की थियरी को खारिज करते हुए एक और तथ्य सामने रखते हैं, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने ये माना कि एस्टेरॉयड ना होकर कोई कॉमेट हो सकता है, क्योंकि जब कॉमेट सूर्य के पास से होकर गुजरता है तो उसमें से वेपर, गैस और डस्ट रिलीज होती है, जो कि कॉमेट के लिए किसी थ्रस्टर्स की तरह काम करती है। जैसे ये चीजें कॉमेट से रिलीज होती हैं, उस कॉमेट को एक पुश मिलता है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से अमुआमुआ की बढ़ती स्पीड को कॉमेट से जस्टिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा झोल है, और वो ये है कि कॉमेट्स में अक्सर बहुत बड़ी मात्रा में फ्रोजन वाटर होता है जो कि सूर्य के पास आकर गर्म हो जाता है, और कॉमेट्स में से वाटर वेपर रिलीज होते हैं। डस्ट और अन्य गैसें भी रिलीज होती हुई हमें नॉर्मली दिखाई देती हैं। कॉमेट्स अपने पीछे इन रिलीज होते हुए मटेरियल्स की एक बहुत लंबी टेल छोड़ जाते हैं, लेकिन अमुआमुआ में ऐसी कोई भी टेल हमें देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में इसे कॉमेट कैसे मान लिया जाए? अब अमुआमुआ का ये केस उलझता ही जा रहा था। देखने में वो किसी एस्टेरॉयड की तरह था, लेकिन उसका बिहेवियर किसी कॉमेट की तरह था। तो आखिर इस नई पहेली को कैसे सुलझाया जाए? तभी इस कहानी में एंट्री होती है जेनिफर बर्गनर की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
उन्होंने इस चीज को समझने के लिए उन आइसी रॉक्स में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना शुरू किया, जो कि बहुत ठंडे एनवायरनमेंट जैसे कि स्पेस में घूमती रहती हैं। जेनिफर का मानना है कि अमुआमुआ की इस पहेली की एक्चुअल एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल हो सकती है और शायद इसलिए हमने उस पर कभी गौर ही नहीं किया है। और वो अप्रोच करती हैं अपने एक कलीग डैरेल सिलिगमैन को, जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में नेशनल साइंस फाउंडेशन पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, और इन दोनों ने मिलकर इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। जेनिफर और डैरेल का मानना है कि अगर वो ऑब्जेक्ट टेल फॉर्म नहीं कर रहा तो उसका ये रीजन हो सकता है कि उसमें से डस्ट और वाटर वेपर्स रिलीज ही न हो रहे हों। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हाईली वॉलेटाइल मटेरियल्स को ही रिलीज कर रही हो, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में भी कई थियोरेटिकल इश्यूज थे, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को ही लें तो हाइड्रोजन गैस को किसी छोटी अमुआमुआ के साइज की ऑब्जेक्ट में फ्रीज करने के लिए एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होगी, और वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि जहां पर और जिस डेंस मॉलिक्यूलर क्लाउड में ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट अमुआमुआ बनी होगी, वो क्लाउड इतना ठंडा होगा कि वो हाइड्रोजन को जमाकर इस ऑब्जेक्ट के अंदर पैक कर दे। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस की बात करें तो हमारी गैलेक्सी में इन गैसेस की किसी भी जगह पर मात्रा इतनी नहीं है कि हम किसी भी बॉडी को ये एक्सपेक्ट करें कि वो नाइट्रोजन की बनी हुई हो। तो अब ये डिबेट कॉमेट से हटकर आ चुकी थी उस आउटगैसिंग मटेरियल पर जो उस ऑब्जेक्ट से रिलीज हो रहा था, जो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा था। न जाने क्यों ज्यादातर वैज्ञानिक हाइड्रोजन को लेकर सहमत थे कि हो ना हो अमुआमुआ में से H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है। इस तरह से अमुआमुआ एक हाइड्रोजन आइसबर्ग साबित हो गया, और कैलकुलेशंस भी ये शो कर रही थी कि अगर इस ऑब्जेक्ट से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो वो इसे इतनी अधिक थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकती हैं कि ये 87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सन के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट ट्रेवल कर सके। तो ये मामला हाइड्रोजन पर जाकर सेटल हो गया, लेकिन सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वैज्ञानिकों के सामने एक और चुनौती थी, और वो ये थी कि अगर अमुआमुआ कोई हाइड्रोजन आइसबर्ग ही है तो इंटरस्टेलर स्पेस में वो कैसे सरवाइव कर गया, वहाँ इसमें से हाइड्रोजन रिलीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस का टेम्परेचर इतना भी कम नहीं होता कि वहाँ पर हाइड्रोजन जमी रह सके। जहाँ पर हाइड्रोजन इसकी एक पहेली को सुलझा रही थी, वहीं खुद हाइड्रोजन की प्रेजेंस पर सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर हाइड्रोजन उस ऑब्जेक्ट में इतना लंबा सफर तय करके हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंची कैसे। तो यहाँ पर जेनिफर का आइडिया था कि एक कॉमेट जो कि इंटरस्टेलर स्पेस से ट्रेवल करता हुआ हम तक पहुंचता है, रास्ते में वो कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज होता है, और हम तो ये जानते ही हैं कि कॉमेट्स में वाटर आइस जमी हुई होती है। ये कॉस्मिक रेडिएशन उस वाटर आइस से रिएक्ट करता है, और उसी रिएक्शन से वाटर आइस के अंदर H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का निर्माण होता है। लेकिन उनका सवाल ये था कि क्या हम उस हाइड्रोजन को ऐसे ट्रैप कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पूरा इंटरस्टेलर का रास्ता तय करके जब हमारे सूरज के सामने आए तभी उसमें मौजूद हाइड्रोजन रिलीज हो और उसे थ्रस्ट मिल सके। क्या ऐसा पॉसिबल है, और क्या ये चीज उस नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर सकती है? लेकिन सरप्राइजिंगली जेनिफर को कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं। जेनिफर को 1970, 80 और 90 के दशक के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स मिलते हैं जहां पर यह डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि जब नॉर्मल आइस स्पेस में कॉस्मिक रे जैसे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से हिट होती है तो उस आइस में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है। और वो ट्रैप इसलिए होती है क्योंकि स्पेस में जो आइस बनती है उसका स्ट्रक्चर एमॉर्फस होता है, और जैसे ही हमारे सूर्य के सामने आती है, सूर्य की एनर्जी इसमें जमी आइस को एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज कर देती है, जिससे उसमें ट्रैप हाइड्रोजन को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, और उसी से इस ऑब्जेक्ट को एक तगड़ा थ्रस्ट मिलता है। जेनिफर का ये आइडिया इतना सही है कि अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यही प्रोसेस उस कॉमेट पर हो रही होगी, और ये इतना सिंपल आइडिया था कि किसी के भी दिमाग में नहीं आया। लेकिन इसके सामने आते ही एक और सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये वाकई कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहरी किनारे पर हैं, वहाँ पर कॉस्मिक रेज अक्सर उन कॉमेट्स को अंदर तक भेद सकती हैं, और यही प्रक्रिया उन कॉमेट्स पर भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अमुआमुआ कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट न होकर हमारे ही सौरमंडल के बाहरी किनारे से आया हुआ कोई कॉमेट हो सकता है। हम जानते हैं कि कॉमेट्स हमें सौरमंडल के इतिहास से रूबरू कराते हैं। हम कॉमेट्स को स्टडी करके अपने सौरमंडल के फॉर्मेशन के बारे में इतना समझ चुके हैं कि कोई भी प्लेनेट हमें उतनी जानकारी नहीं दे सकता। इंटरस्टेलर कॉमेट्स को स्टडी करके हम दूसरे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को भी समझ पाएंगे,
और फिर शायद हम इस सवाल का उत्तर बेहतर तरीके से जान पाएं कि क्या वाकई में एलियंस होते भी हैं या नहीं। ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। ये हमारे इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा मात्र है। हमारी गैलेक्सी ना तो इस यूनिवर्स में देखी गई बाकी गैलेक्सी से ज्यादा छोटी है और ना ही ज्यादा बड़ी है। हमारा यूनिवर्स इतना अनोखा है कि यहाँ पर मिल्की वे से भी लाखों करोड़ों गुना बड़ी गैलेक्सीज पाई जाती हैं और इन सब के केंद्र में वो है जो इन जाइंट गैलेक्सीज को चला रहा है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, अंधकार के स्वामी जो इस अंतहीन ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। जहां तक हम ब्लैक होल्स को जान पाए हैं, ये हम सब के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सबसे रहस्यमयी और विशालता ऐसी कि इनकी ताकत का बखान करने की जरूरत ही न पड़े। ये ब्रह्मांडीय दानव जिन्हें अक्सर भयावह बताया जाता है, आकाश गंगाओं के केंद्र में छिपे रहते हैं। अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली ये दानव हमें ब्रह्मांड के इतिहास में झांकने पर तब से दिखाई देते हैं जब से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में है। वैज्ञानिकों को हाल ही में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि ब्लैक होल्स हमारे शुरुआती यूनिवर्स में हमारी सोच से कहीं अधिक पहले से मौजूद थे। ये डिस्कवरी हमारी शुरुआती ब्रह्मांड की समझ को बदल सकती है। आखिरकार ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मांड के एकदम शुरुआत में क्या कर रहे थे, ये इतनी जल्दी कैसे बने और आखिरकार उस अर्ली यूनिवर्स में इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स एक लंबे समय से अर्ली यूनिवर्स में क्वेज़ार्स की प्रेजेंस को लेकर उलझन में थे। शुरुआती ब्रह्मांड में क्वेज़ार्स के मिलने का मतलब है वहां सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मौजूद होना, और इस कंक्लूजन ने वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। इन ऑब्जर्वेशंस की वजह से कई सवाल उठने लगे हैं। शुरुआती ब्रह्मांड जो अभी तक सिर्फ 1 अरब साल पुराना भी नहीं था, वहाँ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिर कैसे बन सकते हैं, जबकि उनके पास ग्रो करने और इवॉल्व करने का पर्याप्त समय ही नहीं था। तो क्या वो असाधारण रूप से मैसिव जाइंट ही पैदा हुए थे, या फिर उन्होंने यूनिवर्स के नियमों को तोड़ते हुए बहुत तेजी से ग्रो करना सीख लिया था। द हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को यूज करके द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में एक स्टडी को पब्लिश किया गया है, और इस अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि शुरुआती ब्लैक होल्स कम चमकदार थे और अंधेरे से भरे ब्रह्मांड में ही बड़े हो रहे थे। वो अपनी इस खासियत की वजह से हमारी नजरों से अब तक बचते आए थे। ये आश्चर्यजनक खोज न केवल इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा करती है, बल्कि ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन पर हमें कई नई इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है। चलिए आज ब्लैक होल्स के एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआती यूनिवर्स में आखिर इन ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स के बारे में हमें क्या बताया है, उस पर भी हम एक नजर डालेंगे। तो इस ब्रह्मांड के रहस्यों से भरे एक रोमांचक सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। द मिस्ट्री ऑफ अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। विज्ञान में ये अब तक की सबसे बड़ी रहस्यमयी पहेलियों में से एक है कि बिग बैंग के तुरंत बाद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिर कैसे अस्तित्व में आ गए। क्वेज़ार्स जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, उन्हें जाइंट ब्लैक होल से ही पावर मिलती है। इन क्वेज़ार्स को ही वैज्ञानिकों ने शुरुआती यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज में देखा, जब ब्रह्मांड की उम्र 1 अरब साल भी नहीं थी। अब ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि 1 अरब साल में इनका इतना ग्रो होना कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बन जाएं और क्वेज़ार्स का निर्माण करें, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने 10 साल का बूढ़ा आदमी देखा है, तो आप कहोगे कि भाई 10 साल में पैदा होकर कोई बूढ़ा कैसे हो सकता है। सेम इसी केस को देखकर वैज्ञानिक भी उलझे हुए हैं। अगर उनके पास इतना कम समय था तो वो इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। ब्लैक होल्स की बात की जाए तो ये अपने आसपास की गैस, धूल और बाकी चीजों को निगलकर बड़े होते हैं। ये सारा मैटर ब्लैक होल्स के एक्रेजन डिस्क के एरिया में जाकर गिरता है और फिर वहां से धीरे धीरे ये ब्लैक होल में समाता चला जाता है। जैसे जैसे ये मैटर ब्लैक होल में गिरता है, ये उस एक्रेजन डिस्क में मौजूद बाकी मैटर से टकराता है, जिससे कि फ्रिक्शन की वजह से ये हीट अप हो जाता है और इसी वजह से पूरी एक्रेजन डिस्क में मौजूद मैटर बहुत हाई टेम्परेचर पर चला जाता है,
जिससे पूरी एक्रेजन डिस्क से इंटेंस रेडिएशन रिलीज होता है। ये रेडिएशन एक प्रेशर बैरियर क्रिएट करता है और ब्लैक होल के मैटर कंजप्शन पर एक लिमिट लग जाती है, जो कि डायरेक्टली ब्लैक होल की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। इस लिमिट को देखते हुए वैज्ञानिक ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उस समय इस लिमिट के होते हुए भी कम समय में ब्लैक होल्स इतने मैसिव आखिर कैसे हो गए थे। वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से हैं। या तो ये जाइंट ब्लैक होल्स किसी स्टेलर मास ब्लैक होल से बने होंगे, जो कि एक मैसिव स्टार के अवशेष होते हैं जो बेहद जल्दी मर जाते हैं। उन्हें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की स्टेज तक पहुंचने में कम टाइम लगता है, लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर थोड़ी सी तेज हो जाए तो ये एक दिए गए लिमिटेड टाइम में ग्रो हो सकते हैं। अब क्योंकि इनकी शुरुआत ही हमारे सूर्य से 1000 गुना भारी द्रव्यमान से होती है, इसीलिए इन्हें हैवी सीड्स भी कहा जाता है और इसी कारण से ये तेजी से बड़े आकार में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये हैवी सीड्स आखिर आए कहां से? एक थियरी सजेस्ट करती है डार्क मैटर हेलोज को। ये एक इनविजिबल मैटर का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि गैलेक्सीज को बांध कर रखता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मात्रा में गैस क्लाउड्स को भी ट्रैप कर लेते हैं और ये उन क्लाउड्स को एक तारे में तब्दील नहीं होने देते। जब उन गैस क्लाउड से तारे नहीं बनते तो वो सीधा ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे कि एक बड़े हैवी सीड का निर्माण होता है। हालांकि प्रॉब्लम अभी भी है, सिर्फ कुछ ही डार्क मैटर हेलोज इतने बड़े पाए गए हैं कि वो डायरेक्ट ब्लैक होल कोलैप्स को ट्रिगर कर पाएं। इस तरह से बने ब्लैक होल्स शुरुआती यूनिवर्स में काफी कम मात्रा में पाए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें बनाने वाले डार्क मैटर हेलोज ही काफी रेयर थे। लेकिन हाल ही में सामने आई एक नई रिसर्च से ये पता चलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में हमें जितने ब्लैक होल्स देखने को मिले हैं वो हमारी कैलकुलेशन से काफी ज्यादा हैं और इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स अब ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि शुरुआती यूनिवर्स में कुछ बहुत ही मिस्टीरियस फोर्सेस काम कर रही थी, जिनकी वजह से हमारा आज का विज्ञान उन्हें समझ नहीं पा रहा है। अब ब्लैक होल्स हों और उनके साथ कोई मिस्ट्री न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लैक होल्स एंड JWST डिस्कवरीज। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से अब एस्ट्रोनॉमर्स अर्ली यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज में छिपे हुए ब्लैक होल्स को भी खोज पा रहे हैं। पहले हम केवल उन चमकीले क्विज़ार्स को ही डिटेक्ट कर पाते थे क्योंकि वो बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन ने बहुत से कम चमकने वाले ब्लैक होल्स को भी खोज निकाला है, जो अब तक हमारी नजरों से छिपे रहे थे। वैज्ञानिकों ने गैलेक्सीज के 15 साल के ब्राइटनेस डेटा को मॉनिटर किया, जिससे कि वो यूनिवर्स में चुपचाप ग्रो हो रहे ब्लैक होल्स का अनुमान लगाने में भी सक्षम हो गए हैं। इस मेथड ने हमें एक नया डेटा दिया है, जिससे पता चलता है कि जितने ब्लैक होल्स को हम पहले मानकर चल रहे थे, असल में शुरुआती यूनिवर्स में उनकी संख्या कई गुना ज्यादा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस खोज को और आगे बढ़ाया है। अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी और एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैपेबिलिटीज की बदौलत JWST ने अर्ली यूनिवर्स के फेंट ब्लैक होल्स का शिकार करना भी शुरू कर दिया है। ये उनकी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ये टेलीस्कोप आकाशगंगाओं के भीतर छिपे ब्लैक होल्स की हल्की चमक को पकड़ने में भी सक्षम है। ये एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प करेगा हमारे कॉस्मोस के शुरुआती मॉडल्स को रिफाइन करने में। लेकिन फिर इससे एक और सवाल खड़ा होता है, अगर उस समय इतने सारे ब्लैक होल्स मौजूद थे तो वो सब इतना जल्दी ग्रो कैसे हुए? आखिर उनके खाने के लिए इतना मैटर कहां से आया होगा? वैज्ञानिकों की माने तो इसका उत्तर छिपा हो सकता है मील टाइम वेरिएबिलिटी में। ब्लैक होल्स के अलग अलग समय पर खाने की आदतों में। तारों के विपरीत ब्लैक होल्स लगातार ग्रो नहीं करते, बल्कि वो अपने खाने के समय में एक गैप रखते हैं, वो ब्रेक लेते हैं, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि उनके साइज के बढ़ने का असली रेट आखिर क्या है। ब्लैक होल्स यहाँ पर भी हमें चकमा दे देते हैं। ये खोज इसलिए भी ग्राउंड ब्रेकिंग है क्योंकि ये हमारे पहले के मॉडल से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यानी कि ये हमारे बनाए गए मॉडल्स को गलत साबित करते हैं। वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि अब तक जो भी ब्लैक होल्स खोजे गए हैं, बेहद चमकीले क्वेज़ार से लेकर हाल ही में खोजे गए कम चमकीले ब्लैक होल्स तक, ये सब इतने ज्यादा हैं कि सभी डायरेक्ट कोलैप्स से नहीं बने होंगे। इससे पता चलता है कि जरूर उस समय में
कुछ बेहद ही रहस्यमय प्रक्रियाएं काम कर रही थीं, जो न केवल बड़े बल्कि भारी मात्रा में इन ब्लैक होल्स को बना रही थीं। आने वाले 5 सालों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस कॉस्मिक पजल को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसकी फेंट ब्लैक होल्स को देख सकने की क्षमता वैज्ञानिकों को पहले बने तारों को मरता देखने की भी ताकत देती है, और ये घटना हमें बता सकती है कि ब्लैक होल्स के शुरुआती सीड्स इतने भारी मात्रा में कहां से आए और यूनिवर्स ने आगे की यात्रा को कैसे संपन्न किया। द डार्क स्टार्स। ब्लैक होल फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड थियरीज के अलावा वैज्ञानिक अब और भी ज्यादा अजीबोगरीब आइडियाज को कंसिडर कर रहे हैं, ताकि अर्ली यूनिवर्स के ब्लैक होल्स को किसी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके। और इन्हीं अजीबोगरीब आइडियाज में से एक है डार्क स्टार्स का कॉन्सेप्ट। हालांकि डार्क स्टार्स पूरी तरह से हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक हैं। ये तारा तब बनता है जब गैस का एक बड़ा बादल ढहने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल तारा बनता है। लेकिन जब उस नॉर्मल स्टार फॉर्मेशन में डार्क मैटर मौजूद होता है तो कुछ रहस्यमय होता है। जैसे ही बादल में मौजूद गैस कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है, ये भारी मात्रा में डार्क मैटर पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेती है, और ये पार्टिकल्स उस नॉर्मल बनने जा रहे स्टार के इंटरनल स्ट्रक्चर को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि उसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस रुक जाती है, जो कि तारों को चमक देती है। बिना फ्यूजन प्रोसेस के ये तारा किसी नॉर्मल तारे की तरह नहीं चमक पाता, लेकिन ये उन तारों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीता है और बहुत ही विशाल बन जाता है। और आखिरकार ये तारे अपने ही वजन के नीचे ढह जाते हैं और एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं, जो किसी भी नॉर्मल स्टेलर मास ब्लैक होल से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट्स हमारे अर्ली यूनिवर्स में मौजूद थी, तो वह हमारे द्वारा देखे गए बहुत ज्यादा ब्लैक होल्स की ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि डार्क स्टार्स आज भी हमारे लिए एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन JWST जैसे बड़े टेलीस्कोप ऐसे तारों की एग्जिस्टेंस को साबित करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन शुरुआती तारों के कोलैप्स को अपने टेलीस्कोप से देखना हमें बता सकता है कि क्या डार्क स्टार्स ने अर्ली यूनिवर्स में ब्लैक होल फॉर्मेशन में कोई बड़ी भूमिका निभाई थी या फिर नहीं। ये थियोरी ब्लैक होल्स के बारे में बढ़ते सवालों की लिस्ट में एक और रोमांचक संभावना जोड़ देती है। क्या ब्रह्मांड में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं काम कर रही हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। फ्यूचर ऑफ ब्लैक होल रिसर्च। भविष्य में ऐसी रोचक खोजों की संभावना बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में ही इस फील्ड में रिसर्च में एक नई क्रांति देखने को मिली है। आने वाले मिशन जैसे कि यूक्लिड मिशन और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप फेंट ब्लैक होल्स को ही नहीं बल्कि फेंट क्वेज़ार्स को देखने में भी मदद करेंगे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बन रही स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी कि SKA जैसी ऑब्जर्वेटरीज ब्लैक होल्स को गहराई से समझने में हमारी मदद करेंगी। लेकिन अभी तो JWST इस रिसर्च में सबसे आगे है। ये अर्ली यूनिवर्स के कुछ सबसे फेंट ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करके हमारे पुराने मॉडल्स को रिफाइन करने में हेल्प कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में हम इसकी सहायता से किसी कोलैप्स होते हुए तारे को ढूंढने में भी सफल हो जाएंगे, और तब वो खोज ऐतिहासिक होगी। क्या सोलर सिस्टम से निकला एक प्लेनेट अब धरती से टकराने वाला है? क्या हमारी धरती खत्म होने वाली है? ऐसी बहुत सी अफवाहें या फिर कहें भविष्यवाणियां समय समय पर की जाती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई है। ऐसी ही एक भविष्यवाणी सन 1995 में की गई थी कि 21वीं शताब्दी के दौरान हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह जो खो चुका है वो धरती से टकराने वाला है। क्या सच में ऐसा होने वाला है? इसके बारे में जानने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे, और यदि हाँ तो फिर वो 9वां ग्रह आखिर कहाँ गया। इसके बारे में जानने से पहले हमें एक सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह की कमी है। इस बात का पता वैज्ञानिकों को आखिर कैसे चला? हमारे सोलर सिस्टम में आज 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें सूरज एक स्टार है, तो वहीं मर्क्यूरी, अर्थ, वीनस, मार्स जैसे 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और 4 गैस जाइंट और आइस जाइंट प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में
ड्वार्फ प्लैनेट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स और एस्टेरॉयड बेल्ट भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले एक सोलर नेबुला में हुए विस्फोट के कारण हमारा सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया था। हमारे सौरमंडल का निर्माण आज की तरह पूरे 8 प्लैनेट्स के साथ नहीं हुआ था, बल्कि इसमें आज के मुकाबले कहीं ज्यादा प्लैनेट्स मौजूद रहे होंगे। क्योंकि जब हम पृथ्वी के चांद के बनने की थियरी को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि शुरुआती सोलर सिस्टम में पृथ्वी और मार्स के बीच के आकार का थिया नाम का एक प्लैनेट था जो कि धरती से टकरा गया था, जिसके कारण हमारी पृथ्वी के चांद का जन्म हुआ था। इसी कारण से ये माना जाता है कि उस समय थिया जैसे बड़े बड़े आकार के प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद रहे होंगे और वे सभी प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराकर खत्म हो गए होंगे या फिर उनकी टक्कर के कारण मून्स और एस्टेरॉयड बेल्ट का जन्म हुआ होगा। जब अंत में ये विनाश लीला रुकी तब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स, एस्टेरॉयड बेल्ट और ड्वार्फ प्लैनेट्स ही बचे होंगे। लेकिन कुछ रिसर्च इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि भले ही उस समय सभी प्लैनेट्स आपस में टकराकर खत्म हो गए होंगे, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स के अलावा एक और भी प्लैनेट था जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसे धक्के मारकर इस सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया था। अधिकतर वैज्ञानिक इस एक मत पर दिखाई देते हैं कि बाहर निकला वो प्लैनेट आइस जाइंट या फिर गैस जाइंट प्लैनेट रहा होगा। साल 2011 में साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक एस्ट्रोनॉमर डेविड नेस्वॉर्नी ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर को उन्होंने एक कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल की हेल्प से तैयार किया था, जिसकी हेल्प से वे आउटर प्लैनेट्स के माइग्रेशन को स्टडी करना चाहते थे। जब कोई प्लैनेट किसी गैस जाइंट या फिर आइस जाइंट प्लैनेट के पास होता है तो इससे या तो उसका ऑर्बिट बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। इस रिसर्च के लिए मोटिवेशन का काम इस बात ने किया कि हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे एक्सोप्लैनेट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पेस और नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स मौजूद हैं, जबकि ऐसा किसी भी सोलर सिस्टम में मौजूद नहीं होता है। अपनी इस सिमुलेशन की हेल्प से नेस्वॉर्नी ने सोलर सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई किया तो वे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि गैस जाइंट सैटर्न के ऑर्बिट और नेपच्यून के ऑर्बिट के बीच कहीं एक और प्लैनेट मौजूद रहा होगा। इस प्लैनेट का मास लगभग यूरेनस के जितना ही रहा होगा। अपनी सिमुलेशन में नेस्वॉर्नी ने कई क्राइटेरियाज पर काम किया, जिसमें पहला क्राइटेरिया ये था कि फाइनल प्लैनेटरी अलाइनमेंट में 4 गैस जाइंट्स होने चाहिए जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि इन 4 प्लैनेट्स के ऑर्बिट आज के प्लैनेट्स के ऑर्बिट के मुकाबले काफी मिलते जुलते होने चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया एसेंट्रिसिटीज ऑफ द ऑर्बिट का था, जिसमें एसेंट्रिसिटी का मतलब है कि किसी प्लैनेट का ऑर्बिट कितना गोलाकार और अंडाकार होता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए नेस्वॉर्नी ने एक क्राइटेरिया और इंक्लूड किया। इस क्राइटेरिया में जुपिटर और सैटर्न के ऑर्बिटल पीरियड की रेशियो को कंपेयर किया गया। इन सभी क्राइटेरियाज के बेस पर नेस्वॉर्नी ने एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद 4 और 5 प्लैनेट्स यानी कि इस सोलर सिस्टम में 8 और 9 ग्रहों की पोजीशन के बेसिस पर अलग अलग डेटा कलेक्ट किया। इस तरह से मिलने वाले डेटा को अलग अलग फैक्टर्स की हेल्प से रीचेक भी किया गया। बाद में जब इसका फाइनल रिजल्ट सामने आया तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले थे, क्योंकि नेस्वॉर्नी का कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद 4 नहीं बल्कि 5 प्लैनेट्स होने चाहिए, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 नहीं बल्कि 9 प्लैनेट्स होने चाहिए। नेस्वॉर्नी के कंप्यूटर सिमुलेशन का मानना था कि वर्तमान में हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद के सभी प्लैनेट्स उनके ऑर्बिट्स और मास के आधार पर सैटर्न और नेपच्यून के बीच या तो किसी आइस जाइंट या फिर गैस जाइंट को जरूर मौजूद होना चाहिए और इसका मास करीब करीब यूरेनस प्लैनेट जितना होना चाहिए। इस डेटा ने वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा दी थी, क्योंकि इस डेटा का मानना था कि हमारे सोलर सिस्टम से एक प्लैनेट गायब हो गया है और यार वो प्लैनेट है उसे कोई किडनैप तो नहीं कर सकता, तो फिर वो गया कहां पर? ये सबसे बड़ा सवाल था। तो क्या ये मान लिया जाए कि शुरुआती सोलर सिस्टम में होने वाली मुठभेड़ों में किसी प्लैनेट को मौजूदा प्लैनेट्स ने धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था? इस कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल के अनुसार सौरमंडल के जन्म के करीब 8,20,000 साल बाद एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर मौजूद 5वां प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया था और इसके बाद ही सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी के प्लैनेट्स के बीच होने वाली टक्करों की घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गई थीं और ये सभी प्लैनेट्स आज के सोलर सिस्टम में मौजूद अपने अपने ऑर्बिट में पहुंच गए थे।
इस तरह से भयानक तहस नहस भरा हमारा ये सोलर सिस्टम अब पूरी तरह से स्टेबल हो गया था। वैज्ञानिकों के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि हमारे सोलर सिस्टम से एक प्लैनेट आखिर गायब कैसे हो गया और उसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता क्यों नहीं चल पाया। इस घोस्ट प्लैनेट का पता लगाने के लिए साल 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रियान कॉटियर, डैनियल टोमायो और डायना वैलेंसिया ने सोलर सिस्टम से जुड़े कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल को स्टडी करना शुरू किया। इस सिमुलेशन से वो इस बात का पता लगाना चाहते थे कि जो 5वां ग्रह गायब हो चुका था उसे हमारे सोलर सिस्टम से आखिर बाहर का रास्ता दिखाने में कहीं जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े प्लैनेट्स का तो हाथ नहीं था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने जुपिटर के मून कैलिस्टो और सैटर्न के मून लेप्टस के ऑर्बिट्स पर टकराव की घटना होने के बाद के इफेक्ट्स को स्टडी करना शुरू किया। वैज्ञानिक कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल में इस डेटा के साथ आगे बढ़े कि वो खो चुके 5वें ग्रह की टक्कर जुपिटर और सैटर्न में से किसी एक से हुई होगी और इसके अलावा उन्होंने ये मान लिया था कि वो 5वां ग्रह का मास यूरेनस के जितना ही था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने बहुत ही करीब से यानी कि करीब 0.02 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की डिस्टेंस पर होने वाली टक्करों की घटनाओं का एक सिमुलेशन मॉडल तैयार किया। इस तरह से मिलने वाले डेटा का एनालिसिस भी उन्होंने शुरू कर दिया था। वैज्ञानिक टक्कर की डिस्टेंस को बदलते रहे और उन्होंने इसे तब तक बदला जब तक कि कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल ने किसी एक ग्रह को सौरमंडल से बाहर निकल जाने के दावे की पुष्टि नहीं कर दी। इस तरह से तैयार हुए सिमुलेशन मॉडल और इससे मिलने वाले डेटा के बेस पर बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल के अनुसार आज जुपिटर के मून कैलिस्टो का जो ऑर्बिट है उसके ऐसा होने के पीछे का कारण सोलर सिस्टम से बाहर निकला वो 5वां ग्रह ही है, क्योंकि जुपिटर और 5वें ग्रह के बीच हुई टक्कर ने ही इसके ऑर्बिट को आज की जगह पर लाकर स्टेबल कर दिया था। इसका मतलब ये था कि हमारे सोलर सिस्टम में सच में एक आइस जाइंट मौजूद था और आज वो हमारे से कहीं दूर इस अंतहीन ब्रह्मांड में कहीं खोसा गया है। वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल को सैटर्न पर भी अप्लाई करते हैं कि कहीं हमारा जुपिटर को ही इस पूरे इजेक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत तो नहीं है, कहीं इसमें मिलीजुली भूमिका सैटर्न की तो नहीं रही। जब वैज्ञानिकों ने इससे जुड़े कंप्यूटर सिमुलेशन डेटा को स्टडी किया तो ये साफ हो गया था कि सैटर्न का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि टक्कर के बाद सैटर्न के मून लेप्टस के ऑर्बिट को आज के ऑर्बिट में नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसे तो पूरी तरह से बदल जाना चाहिए था, जबकि ये एकदम भी नहीं बदला है। जिसका मतलब यह है कि सैटर्न सोलर सिस्टम से एक आइस जाइंट को बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकता। ऐसे ही साल 2020 में एस्ट्रोनॉमर मैथ्यू एस क्लीमेंट, सीन एस रेमंड, नाथन ए कैब, रोजरियो डीनो, जॉन ई चैम्बर्स और एंड्रे एल्जिडोरो ने जुपिटर और सैटर्न के ऑर्बिट से जुड़े इतिहास को खंगालने के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल पर काम करना शुरू किया। इन वैज्ञानिकों ने भी नेस्वार्नी द्वारा काम में लिए गए 4 क्राइटेरिया को ही अप्लाई किया और करीब 6000 से भी ज्यादा बार एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद 4 और 5 प्लैनेट्स के मॉडल पर स्टडी की, लेकिन हर बार कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल ने इस बात पर पक्की मोहर लगाई कि हमारे सोलर सिस्टम में काइपर बेल्ट में 4 नहीं बल्कि 5 प्लैनेट्स होने चाहिए। इसलिए ये माना जा सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद 5 ग्रहों के साथ हुई हो, क्योंकि 5 ग्रहों से जुड़ा सिमुलेशन मॉडल ही आज हमारे सोलर सिस्टम के डेटा से पूरी तरह से मैच करता है। दोस्तों, इस तरह से ये माना जा सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम के उथल पुथल में जुपिटर जैसे बड़े बड़े गैस जाइंट्स ने हमारे सोलर सिस्टम में से एक आइस जाइंट प्लैनेट को बाहर निकाल दिया था, जिसके कारण हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रहों की बजाय आज सिर्फ 8 ग्रह ही मौजूद हैं। हमारे सोलर सिस्टम से निकला ये घोस्ट आइस जाइंट प्लैनेट आज कहां पर है, हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं 9वें ग्रह की पृथ्वी से टकराने से जुड़ी संभावनाओं के बारे में और इनकी सच्चाई के बारे में। तो 1995 में लेखिका नैन्सी लैडर ने निबिरू नाम के एक ग्रह के पृथ्वी से टकराने की भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 1995 में उनसे एलियंस ने कांटेक्ट किया था, जिसमें उन्होंने सोलर सिस्टम के 9वें ग्रह निबिरू के धरती से टकराने की बात कही थी। नैन्सी ने उस समय कहा था कि साल 2003 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई। इसके बाद नैन्सी ने 21 जून 2020 तक कई बार निबिरू के पृथ्वी से टकराने की भविष्यवाणियां की थी, लेकिन हर बार उनकी ये भविष्यवाणी गलत ही साबित हुई थी। तो दोस्तों, इस तरह से कहा जा सकता है कि धरती से किसी दूसरे ग्रह के टकराने की घटना से जुड़ी भविष्यवाणियां एकदम सरासर गलत हैं।
इसलिए ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास रखना चाहिए कि ऐसी सिमुलेशन आने पर वे पहले हमें आगाह कर देंगे और साथ ही हमें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या हमारे सोलर सिस्टम में कोई 9वां ग्रह भी मौजूद है जो एक समय पर हमारे साथ हुआ करता था? दोस्तों, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।